हेलो जीएसटी हीरो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही चल रहा होगा। इसलिए शायद आप बहुत बिजी रह सकते हो, लेकिन उतने भी बिजी नहीं होंगे कि लेटेस्ट जीएसटी रिलेटेड चेंजेस नज़रअंदाज कर जाओगे। पर फिर भी आपसे कोई अपडेट मिस ना हो पाए, इसलिए लगातार हम आपकी सेवा में जुड़े रहते हैं और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लाने का ट्राई करते रहते हैं। इसलिए अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आज हम ई इनवॉइसिंग सिस्टम कौन से बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है, उसी की इन डिटेल बात करेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले ई इनवॉइसिंग सिस्टम की क्विक इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 35th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और 1 जनवरी 2020 को पूरे देश में इसे लागू किया गया था। इसमें हमें जो भी गुड्स की डिलीवरी करनी होती है, उसकी सारी डिटेल्स जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर करनी होती है, जिसे ई इनवॉइस के साथ IRN नंबर भी जनरेट हो जाएगा। इसमें लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था कि हम क्यों भरे, ऑलरेडी हम रिटर्न में सारी जानकारी दे तो रहे हैं, फिर भी क्यों सरकारी डॉक्यूमेंटेशन में हमारा वक्त ज़ाया करें। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रही है वो हमारे अच्छाई के लिए ही ले रही है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स पैनिक हो जाए और हम बेफिजूल चीज़ों में अड़े रहे। तो ये स्टेप भी उसी में से एक है, क्योंकि ये एक टाइप का जीएसटी डॉक्यूमेंट ही होता है, जिससे हम हमारा हायर कॉम्प्लाइंसेस का बर्डन थोड़ा कम कर सकते हैं। कैसे? तो देखते हैं। क्योंकि जब हम ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो हमें वो इन्फॉर्मेशन अलग से जीएसटी रिटर्न में नहीं भरनी है। वो इन्फॉर्मेशन GSTR 1, GSTR 3B और ई-वे बिल जैसे फॉर्म्स में ऑटो पॉपुलेटेड होकर आएगी और साथ ही जीएसटी में डेटा रिकन्सिलेशन करते समय गैप्स ढूंढकर मिसमैच्ड एरर्स को भी कम करेगी। इसके अलावा ट्रांजैक्टिंग पार्टीज में भी डिस्प्यूट्स कम करने में मदद करेगी, पेपर एलिमिनेशन में हेल्प करेगी और करेक्ट इनवॉइसेस की हेल्प से जेन्युइन ITC भी अवेलेबल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे आपके बिजनेसेस की इफिशियंसी बढ़कर एडवांटेज ही होने वाला है। तो इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें दोस्तों। अब थोड़ा डीप में जाकर देखेंगे दोस्तों, नहीं तो बोलोगे क्या टाइम पास लगा रखा है, काम की तो बातें कर नहीं रहा। इसलिए आज हम पूरे इनवॉइसेस को एकदम नज़दीकी से देखेंगे। मतलब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कवर होते हैं, कौन से बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है, कौन से बिजनेस के लिए नहीं है, कौन से सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स कवर होते हैं ये देखते हैं। इसमें इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स कवर होते हैं। और सप्लाईज़ की बात की जाए तो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन्स को किए गए B2B सप्लाईज़, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को विथ और विदाउट पेमेंट किए गए सप्लाईज़, विथ और विदाउट पेमेंट किए गए एक्सपोर्ट्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए टैक्स पेयर्स के सप्लाईज़ ही इसमें कवर होते हैं। और B2C नील रेटेड एंड होली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज़ बिल्कुल भी कवर नहीं होते। ये चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों। पर अब सवाल ये उठता है कि जो सप्लाईज़ कवर होते हैं, क्या उन सबके लिए ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है? तो इसका आसान जवाब है नहीं। इट्स एप्लीकेबिलिटी इज टोटली डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट टर्नओवर। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन थ्रू उसकी एक लिमिट प्रिस्क्राइब करती है और उन्हें ही ई इनवॉइस सिस्टम एप्लीकेबल होती है। जैसे कि इसी महीने में गवर्नमेंट ने जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ है, उनके लिए भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल किया है, जो कि पहले 20 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले बिजनेसेस को एप्लीकेबल था। हालांकि ये 1 अक्टूबर से लागू है, पर इससे गवर्नमेंट का यही इरादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस इसके दायरे में आ जाए। जैसे कि जब ई इनवॉइसिंग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब ये 500 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए एप्लीकेबल था। बाद में इसकी लिमिट घटाकर 100 करोड़ कर दी, फिर 50 करोड़, फिर 20 करोड़ और अब 10 करोड़। और आगे जाकर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ है, उनके लिए भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। परंतु साथ ही में गवर्नमेंट ने इसमें कुछ सर्विसेज को एग्जेंट भी किया है, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, इंश्योरर्स, बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग NBFCs, goods transport agencies supplying services in relation to transportation of goods by road in good carriage, suppliers of passenger transportation services, suppliers of services by way of admission to exhibitions, cinematograph films in multiplex screens, persons registered in terms Rule 14 of CGST rules, included ISD। यह सर्विसेज होली एग्जेम्प्टेड है, बस उन्हें इनवॉइसेस पे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग मेंशन करना पड़ेगा।
तो दोस्तों एक बार टेबल के जरिए जान लेते हैं कि ई इनवॉइस क्यूआर कोड और डायनामिक क्यूआर कोड किसे एप्लीकेबल है और किसे नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं अदर देन एक्सपोर्ट सेक्शन में B2B टैक्सेबल सप्लाईज के लिए टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स ये डॉक्यूमेंट्स इशूड होते हैं और उनके लिए ई इनवॉइस और क्यूआर कोड एप्लीकेबल है इफ़ देयर टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीज़। बस उनके लिए डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं है। अगर B2C टैक्सेबल सप्लाईज की बात की जाए तो उनके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट इशूड होते हैं, यानी कि टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। बस उनके लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, क्यूआर कोड भी नहीं है, बस डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल है, बट उसी कंडीशन में जब वो एक्सीड करती है 500 करोड़ रुपीज़ की लिमिट। और B2B एंड B2C एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की बात की जाए तो सेम डॉक्यूमेंट्स मतलब बिल ऑफ सप्लाईज इशू होते हैं, लेकिन उनके लिए ई इनवॉइस, क्यूआर कोड या डायनामिक क्यूआर कोड कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता। और एक्सपोर्ट सेक्शन की बात की जाए तो उसमें टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट सेम डॉक्यूमेंट इशू होते हैं। उनके लिए ई इनवॉइस भी एप्लीकेबल है, क्यूआर कोड भी एप्लीकेबल है, बस उनका टर्नओवर एक्सीड कर रहा हो 10 करोड़ लिमिट से। उनके लिए भी सेम चीज़ है, डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं अब ई इनवॉइस जनरेशन के लिए कौन सा ईयर एप्लीकेबल होगा। तो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार 2017-18 से अब तक का कौन सा भी ईयर एप्लीकेबल होगा, मतलब इन 5 सालों में कोई भी साल आपका टर्नओवर 10 करोड़ का लिमिट क्रॉस कर गया होगा तो आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। जैसे कि हमने टेबल में एग्जाम्पल दिया है, अगर ABC एंटरप्राइजेस का 5 साल में सिर्फ एक ही बार 10 करोड़ टर्नओवर लिमिट क्रॉस करता है तो उन्हें भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ज्ञान। उम्मीद करता हूँ आपको ईजिली समझ में आया होगा, और आया है तो हम आपके लिए लाए हैं 2 छोटे से सवाल, एक नज़र उस पर भी। समझो अगर किसी का टर्नओवर 2017-18 के फर्स्ट क्वार्टर में वैट और सर्विस टैक्स के अंडर 4 करोड़ रुपीज़ है और जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक GST के अंडर 7 करोड़ रुपीज़ है, अब उनका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 11 करोड़ रुपीज़ हो गया। इस केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा क्या। और दूसरे सिचुएशन की बात की जाए तो अगर किसी का करंट फाइनेंशियल ईयर में जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक का टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ है और अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक का टर्नओवर 6 करोड़ रुपीज़ है, अब उनका एग्रीगेट टर्नओवर 11 करोड़ रुपीज़ हो गया, तो इन्हें ई इनवॉइसिंग कब से एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट करके बता दीजिए, और ऐसे ही ट्रिकी सिचुएशन से बचना है तो हमारा GST हीरो इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर ट्राई कीजिए, जो देता है एरर फ्री और स्मूथ इनवॉइसिंग और साथ ही में सालों तक का IRN नंबर स्टोरेज। तो दोस्तों देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए, गारंटेड आपको हमारी सर्विसेज पसंद आएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही, तब तक शुक्रिया।